हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे 2025 के आईआरटी के पेपर के बारे में। हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था जो बहुत सारे बच्चों ने किया था, ठीक है। और इसका आंसर 30.48 ये बता रहे थे, ठीक है, ये आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अ क्यूब ऑफ साइड, एक क्यूब है हमारे पास में, एक क्यूब है हमारे पास में, ठीक है। एक सेकेंड, अरे वो कुछ लोग ये पूरा घर है ना इसका सर, मतलब देखने आए थे क्या क्या टूटा फूटा है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्यूब है, ठीक। अब क्यूब में देखिए, क्यूब पहले बना देते हैं। इधर ये क्यूब बन गया, ठीक। तो अब ये क्यूब में इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है जो कि इन दीवारों को टच कर रहा है। तो जो गैप बच रहा है किनारे किनारे, उसका आपको आयतन बताना था, उसका वॉल्यूम बताना था, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले पूरे घन का निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे? 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 64 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका घन हो गया। उसके बाद आयतन हो गया। अब ये गोला है, तो स्फीयर है, तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब, आर हमारे पास में क्या होगा? देखिए रेडियस यहां से लेकर के यहां तक की होगी, और टोटल ये क्योंकि यहां से यहां टच कर रहा है, तो इसकी टोटल अगर व्यास देखेंगे तो व्यास इसका 4 होगा। लेकिन ये आधे हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इसकी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये आप लिखेंगे जो गैप का वॉल्यूम है, गैप का वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 64, और माइनस में क्या? माइनस में हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब का मतलब क्या? ये 2 का क्यूब यानी कि 8। तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका यही वाला आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम आसान था, हमने बताया भी था करने के लिए। और अगर आप देखिए सोल्यूशन करेंगे, निकालेंगे, तो ये 33.52 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना करके आएगा। तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार देख लेते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं। मतलब माइनस जो है, एक बार इसको करते तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 30 है ना, यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका होमवर्क था, लेकिन आज का क्वेश्चन भी है ये। तो ये सॉल्व हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमाएंगे फिर आएंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे, है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा कंफर्म, ठीक। अब चलिए, आवाज आ रही है आपको? अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? ये तो बाद का क्वेश्चन था, इसके पहले का भी एक हमने शायद ये क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी। ये क्वेश्चन, ये 50 नंबर का होमवर्क दिया था, लेकिन इसके पहले वाला भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो क्या है? 49 का है ना, 49 नंबर क्वेश्चन है कि अ डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट, यानी कि एक बल्टी है। ध्यान से देखिएगा क्या है? एक बल्टी है। इधर डायग्राम बनाते हैं। बल्टी कैसे होती है भाई? बकेट कैसे होती है? इस तरीके से होती है, इस तरीके से बकेट होती है, ठीक है। और इसमें आप इसका पकड़ने के लिए लगा सकते हैं। एकदम गांव देहात वाली बल्टी जो पहले बन के आती थी, हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं देखी उस तरीके की बल्टी। ये लोहे की बनी रहती थी, लोहे की चादर के ऐसे करके इधर रिविट लगा देते थे, नट यानी कि, और इससे बल्टी बनती थी, ठीक है। तो ये बल्टी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट 44 सेंटीमीटर, मतलब कि इसमें 2 डायमीटर होंगे ना, एक यहाँ का और एक यहाँ का, अलग अलग दोनों डायमीटर होंगे। तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो इधर का जो डायमीटर है ये 44 सेंटीमीटर है, और जो नीचे का डायमीटर है वो कितना है? वो है आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ का जो डायमीटर है, इसको D1 इसको D2 आप कह सकते हैं,
ये कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसका रेडियस यानी कि इसको हम कैपिटल आर इसकी रेडियस को कह देते हैं क्योंकि बड़ा है, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस को स्मॉल आर कह दें अगर, तो इसको स्मॉल डी कह देते हैं फिर, है ना, और आसान रहेगा आपके लिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, और इसकी और कुछ दिया होगा, हाइट ऑफ द बकेट, हाइट भी दिया है बकेट का, कितना दिया है, हाइट ऑफ द बकेट दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर बकेट की हाइट है। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट यानी कि इसका वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है बकेट का कि कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 34.7 लीटर, लीटर में बताना है, ठीक है, और 33.7 लीटर, या फिर 32.7 लीटर, या फिर 31.7 लीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जो इसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये किस, कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि किस तरह का ये चीज है, गोला है कि सिलेंडर, क्या सिलेंडर के आकार का तो है नहीं, क्योंकि इधर से सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ बराबर होता है, लेकिन ये ऐसे तिकोना हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, हिंदी में छिन्नक कहते हैं और इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रस्टम का, छिन्नक का निकालने का होता है, वो होता है पाई एच बाई थ्री, पाई एच बाई थ्री, और आर का क्यूब, सॉरी आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल और स्मॉल आर का मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो हमारा स्मॉल आर होता है उसका स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस इसका लगा दीजिए फॉर्मूला, तो पाई, उसके बाद थ्री, पाई की जगह 22/7 रखिएगा, ठीक है, 22/7, क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 22/7 रखना है, ठीक है, 22/7 रखने से आंसर आएगा। और उसके बाद क्या है, एच, एच कितना है 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करना है आर का, कैपिटल आर का, यानी कि 22 का स्क्वायर। क्या बात है सर, बहुत बड़ा तो कैलकुलेशन हो जाएगा ये तो, कोई बात नहीं, इसीलिए तो आपको टाइम दिया गया है ना। आप जैसे ये क्वेश्चन पढ़े समझ जाइए, तुरंत आप फॉर्मूला लगाइए, रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन इसका किया जाए, कैलकुलेटर से किया जाए। चलिए कैलकुलेटर से इसका हम कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 35, वैसे आप इसको इक्वल डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 22 का स्क्वायर, और प्लस में 22 मल्टीप्लाइड बाई 12, और प्लस 12 का स्क्वायर, और ये देखिए, तो ये जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है जो हम निकाल पा रहे हैं वो है 32706.666 ऐसे करके आ रहा है, बाद में 7 है, तो इतना आ रहा है क्या, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में। अब आपको ये मालूम है, क्या पूछा था, लीटर पूछा था, कितना लीटर पानी आएगा, तो 1 लीटर में होता है हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। तो इतना हजार है, तो अगर हमको निकालना कि इसमें कितना लीटर आएगा, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 32.706 लीटर इतना पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो 32.7 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं ना, कैलकुलेशन है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, इसके आयतन का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, आयतन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछेगा तो फिर आप यही सोचेंगे कि काश क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे के याद कर लिया होता, है ना, बार बार वही क्लास याद करेंगे, बार बार वही जो मैं बोल रहा हूँ वही याद करेंगे एग्जाम टाइम में बैठ के, लेकिन फिर कुछ काम नहीं होगा। इससे पहले यही है कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सब इंग्लिश में कैसे हैं भाई, क्वेश्चन ट्रांसलेट नहीं हुआ है क्या। व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस, यानी कि
यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि 50 नंबर का तो होमवर्क ही था। तो अब क्या है, व्हेन m1 ग्राम m1 ग्राम m1 ग्राम, ठीक है, m1 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, आइस की बात हो रही है, यानी कि बर्फ की बात हो रही है ना, जो कि कितना ग्राम है, 2 ग्राम 5 ग्राम ना कह करके m1 ग्राम कह रहा है, उसको मानी m1 ग्राम की आइस है, इतनी बड़ी आइस है, ठीक है, एट माइनस एट एट -10 डिग्री सेल्सियस, क्या है, आइस है, इतना ग्राम की है, इतने डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब कि माइनस में टेम्परेचर है, तभी तो एकदम बर्फ बन के है ना, बर्फ बनी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट किसकी स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट आइस का दिया हुआ है, तो आइस की स्पेसिफिक हीट क्या दिया है, 0.5 दिया है, इसको भी लिख लीजिए, एस बराबर क्या दिया है, 0.5। यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि 0.5 होता है, ठीक है, 0.5। उसके बाद क्या है, इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ, ये जो आइस है ये ऐड की जाती है किसमें, एक वाटर में, वाटर में वाटर में ऐड की जाती है, ऐसे वाटर में इस आइस को डाला जाता है, इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका मास कितना है, m2 ग्राम है, ठीक है, m2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि वो गर्म है ना, गर्म है पानी, 50 डिग्री सेल्सियस पे है। फाइनली फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि क्या हुआ कि आइस थोड़ा भी नहीं बचती है, और जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, टोटल पूरा वाटर, यानी कि जो पहले था ये वाला 50 डिग्री सेल्सियस पे वो वाला, और जो हमारा आइस है वो वाला, दोनों अब पिघल करके पूरा उसी में वाटर बन जाता है, और उसका पूरा टेम्परेचर कितना हो जाता है, टोटली हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एट लास्ट, है ना, हो जाता है। द वैल्यू इफ लेटेंट हीट ऑफ आइस, है ना, इफ नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, तो द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है लेटेंट हीट, ठीक है, क्या बताना है, लेटेंट हीट आपको बतानी है, किसकी, लेटेंट हीट बतानी है आइस की, आइस का, ठीक है, आइस की आपको लेटेंट हीट बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, समझिएगा, ठीक है, ये तो हमने पूरा आपको ब्रीफ किया, अब एक एक चीज को समझिए कैसे करना है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, इतना तो आप समझ गए कि ये इतना ठंडा हमारा क्या है, बर्फ है, बर्फ को गर्म पानी में डाला गया, और बाद में कुछ देर बाद पूरा पानी ठंडा हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, यही बात हो रही है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो बर्फ है उसकी लेटेंट हीट क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, आप समझिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए इसमें यही है कि जो ये हीट है, क्या बोलते हैं, ये हमारी गर्म, है ना, गर्म हीट है, जो हीट होती है किधर से किधर को ट्रेवल करती है, आपको मालूम है, हीट जहां ज्यादा होती है ज्यादा से कम की तरफ भागती है ना, जैसे अगर ये लोहा है, ये एक लोहा है, इधर हम गर्म करेंगे तो ये हीट गर्म करके थोड़ा छोड़ दिए तो ये हीट इधर से इधर तरफ भागेगी, इधर ज्यादा है ना तो इधर कम की तरफ आएगी, इधर क्योंकि ठंडा था तो उसको भी गर्म करेगी। तो जो ये वाटर था हमारा, यही हीट देगा इस आइस को, और इस आइस को पिघला करके बर्फ बर्फ को पिघला करके पानी में बदल देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ये हीट देगा उतना ही ये हीट लेगा, ये दोनों हीट बराबर रहे, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो 50 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो कितना हीट दे सकता है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो कितना हीट दे सकता है, यानी कि कितना हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है, आइस के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, ये हमने आपको पढ़ाया है ना, बहुत बार कई बार क्वेश्चन में बताया है।
तो हीट कैसे निकालेंगे? m, तो मास इसका क्या है? m2 है। तो यहां पर हम m सॉरी m2 रखेंगे। स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या होती है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेल्टा टी है, डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी है तो इसको हम क्या करेंगे भाई? डेल्टा टी यानी कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस। तो 50 था और 50 से कितना आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो कितना हीट इसमें इसमें से निकला? तो यहां से दोनों का डिफरेंस, तो 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 50 ही आएगा। ये डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 50m2, यानी कि इतना हीट रिलीज हुई है ना गर्म पानी से। अब ये हीट कहाँ जाएगी? सारी की सारी हीट जाएगी आइस के अंदर। ठीक है, आइस के अंदर कितनी हीट गई? ये हीट गई। ठीक है, क्योंकि इसने इतना दिया तो उतना लिया होगा उसने। अब हम बात करते हैं आइस की, है ना। हीट से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अब आइस की बात करते हैं। तो आइस में क्या हुआ? आइस में देखिए, ये -10 डिग्री सेल्सियस से पहले नॉर्मल टेम्परेचर जो ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा। तो इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, उसके लिए इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया वो देखना है। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे? इसको भी हम कैसे निकालेंगे? इसको 1 और 2 कह दीजिए थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एम एस डेल्टा टी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा सेम। तो यहां पर m क्या है? m1 है, आइस का m1 है। स्पेसिफिक हीट इसका दिया है 0.5 दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है भाई? टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, 10 से आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे 0 भी लिखना चाहिए। 10 से आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 10 से 0 आ गया तो चेंज कितना हुआ? 10 का चेंज हुआ, है ना। आप प्लस माइनस उसमें मत देखिए, वो आपका 10 ही आएगा, इतना बस आप जानिए। तो 10 डिग्री आ गया आपका। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 कर देगा। तो 5m1 इतना हीट इसने ग्रहण किया। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ये हीट जो है इस हीट के बराबर है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यही हीट जो रिलीज हुई इसी ने ग्रहण की। ये जो हीट रिलीज हुई इसी ने ग्रहण की। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर ये रख देते हैं कि 50m2 इज इक्वल टू 5m1। m1, तो ये कहानी तो सर एकदम सही है, सीधी सीधी बात हमको समझ में आ रही है। ये पानी गर्म था, इसने इतना हीट रिलीज किया और वही हीट हमारा आइस ने एब्जॉर्ब किया और दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। बिल्कुल सही बात, गुड गुड गुड, है ना। लेकिन एक चीज छूट जा रही है, क्या? जब ये जो हमारा आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लेटेंट हीट। देखिए आपसे कहा भी है लेटेंट हीट पूछ रहा है, तभी लेटेंट हीट इसमें आया कहा। तो लेटेंट हीट आपसे पूछ रहा है। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि जब कोई भी जो हमारा मटेरियल है, जैसे कि हमारा पानी आइस हो गया, ये फेज को चेंज करता है। जैसे कि बर्फ से पानी में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे लेटेंट हीट की बात होती है ना। तो उस टाइम जो हीट लगती है उसको एक फेज से दूसरे में कन्वर्ट होने में, वो लेटेंट हीट होती है। क्या हो गया मेरे मुंह के अंदर, है ना, जबान फिसल जा रही है, मोदी जी हो गया हूं क्या। चलिए, तो यहाँ पर लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे हम? तो कहने का मतलब ये है कि जो बर्फ है उसने इतना हीट तो लिया ही, और साथ में लेटेंट हीट भी उसको चाहिए, ताकि वो बर्फ से वाटर में कन्वर्ट हो सके। और बर्फ से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। तो कहने का मतलब वो हीट कहां से मिलेगी? इसी से। तो ये इसके बराबर नहीं है, बल्कि इसमें लेटेंट हीट भी इन्वॉल्व है। तो लेटेंट हीट हम कैसे निकालते हैं? जो इसका मास है यानी कि m1 और मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट। तो ये टोटल आ गया कि इतना हीट और लगेगी, है ना। अब ये टोटल हीट जो हुआ, यानी कि आइस को, देखिए ये जो हीट है, इतना जो हुआ हीट, इसने तो 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लाया, लेकिन ये वाली जो हीट है ये 0 से यानी कि बर्फ से वाटर में कन्वर्ट किया। तो ये टोटल हीट बर्फ ने लिया बर्फ से पानी बनने में।
ठीक है। और वो हीट कहां से मिलेगी, इसके गर्मी से, जो हमारा पानी गर्म था। तो अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे सर, बिल्कुल बराबर होंगे। तो अब जब बिल्कुल बराबर होंगे तो यहां से आपसे पूछा क्या था, लेटेंट हीट पूछा था। क्या पूछा था, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे बाबू, यहां से देखिए 50, यहां से अगर हम देखिए m1 m1 दोनों में है, m1 कॉमन कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस l, ठीक है। तो अब हम m1 को इधर की तरफ अगर भेज दें तो क्या होगा, यहाँ पर 50 और यहाँ पर m2 अपॉन m1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, और ये प्लस 5 और यहाँ पर ये l। तो अगर हम 5 को भी उधर भेज दें तो यहाँ पर ये माइनस में और इधर केवल l। l का मतलब क्या, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हमारे पास में कितना आ गई 50 m2 अपॉन m1 माइनस 5। आपके ऑप्शंस कई अलग अलग दिए थे, क्या क्या ऑप्शन था, पहला ऑप्शन तो यही था जो कि सही हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको 5 m1 अपॉन m2 माइनस 50, ये एक ऑप्शन दिया था। और एक दिया था 50 m2 अपॉन m1, ठीक है, ऐसा करके एक दिया था ऑप्शन। और एक ऑप्शन भी और दिया था 50 m1 सॉरी m2 अपॉन m1 माइनस 5, है ना, तरह तरह से ऑप्शन दिया था, है ना। ये तो वही सेम ऑप्शन है क्या, हाँ सेम ऑप्शन दे दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस कर लीजिए, है ना। तो हो गया। तो 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से ये आपका सही हो गया, ठीक है। समझ गए बाबू कैसे करना है इसको, जो हीट उसने दिया वही हीट हमारे आइस ने लिया और ले करके फिर वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें लेटेंट हीट वाली कहानी आपको लानी पड़ेगी, ठीक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं, अरे यार ये तो कोण वाला क्वेश्चन कई बार आ रहा है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है कि एक रेखा है L1, ठीक है, पहली रेखा है L1, हमने उसको मान लिया, कह रहा है कि x cos अल्फा प्लस y sin बीटा, बीटा ही है, नो नो नो, अल्फा है सर, अभी तो मार करा देंगे आप, इक्वल a, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और दूसरी रेखा क्या है, उसको हम L2 कह देते हैं, वो है x साइन बीटा प्लस y cos बीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब कह रहा है कि रेखाओं के बीच कोण होगा, पहली रेखा इसका नाम लिया है और दूसरी रेखा इतना, ये दोनों रेखाएं हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है, बीच का कोण। तो बीच का कोण आपको बताना है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यही यही वाला फॉर्मूला उस बार गड़बड़ हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो, है ना, उसमें कहीं पे प्लस और माइनस हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ा सा, है ना। तो ये चीज हमारे पास में आती है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, और कुछ दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी चलिए लिख देता हूं, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, पाई बाई 2 प्लस बीटा प्लस अल्फा। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मत देखिएगा, क्यों, क्योंकि मैं देखने के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा, अरे बाप रे क्या मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो है M2 और M1 निकालेंगे। तो M1 हम कैसे निकालते हैं, M1 हम निकालेंगे लाइन 1 से, ठीक है, इसका स्लोप है, तो जो कि आता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी हमारे पास में ये होगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा और अपॉन में आ जाएगा कॉस, कॉस अल्फा, ठीक है, साइन ए अपॉन
साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम निकालते हैं m2, तो m2 भी माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो माइनस बी, देखिए ये जो माइनस है इसको भी हम कंसीडर करते हैं, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो m1 और m2 निकाल लिया, बस इसमें रखिए और देखते हैं कि ऑप्शन में आता है कि नहीं आता है, क्या ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, तो चलिए सर यहाँ पर रखते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे tan थीटा। हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम ऐसे रखेंगे कि tan हमारा आ जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो m2 है, m2 क्या है, ये वाला, इसको रखते हैं। तो यहाँ पर है cos बीटा, सॉरी cos बीटा, और अपॉन में साइन बीटा, और फिर माइनस है, और माइनस में क्या है m1, तो इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, उसके बाद आएगा कॉस अल्फा, उसके बाद में ऊपर में क्या रहेगा, साइन अल्फा। ठीक है, और अब ये बड़ा वाला जो अपॉन है, कहाँ गया ये वाला, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस m1 m2, तो m1 m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस इसको प्लस कर देगा, तो सब कुछ यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास में, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका साइन साइन देखिए यहाँ पर क्या है, m2 और m1 का मल्टीप्लाई करना है, तो साइन बीटा, ठीक है, तो साइन बीटा और अपॉन में मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, कॉस अल्फा के साथ में। ठीक है, और अब ऊपर में क्या क्या आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई देखिए ध्यान से, तो इसका आएगा आपका कॉस बीटा और साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा ये हमारे पास में आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो ये यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन बीटा और कॉस अल्फा। ठीक, और इधर से हमारा क्या आएगा, इधर से आएगा कॉस बीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका इधर करके जोड़ देना है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा साइन बीटा और कॉस साइन बीटा, सॉरी साइन बीटा और साइन अल्फा, साइन बीटा साइन अल्फा। ठीक, अब इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड, देखिए कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर तो प्लस है ना, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। ऐसे ही मिस्टेक पिछली बारी में क्वेश्चन में हुआ था, स्लोप वाले में, है ना, प्लस का माइनस एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, पूरा आंसर हम लोग का चेंज हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन बीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और माइनस में ये लिखेंगे अगर, तो यहाँ पास हमारे पास आएगा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस में आएगा कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, यही चीज आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो टर्म है टोटल आपका, और ये जो है टोटल टर्म आपका कट सकता है। ठीक है, टोटल टर्म दोनों कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों डिवाइड हो गए आपके। चलिए अब देखिए क्या कर सकता हूँ भाई, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारे पास में कॉस बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा साइन अल्फा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस बीटा माइनस अल्फा का, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा का आप फॉर्मूला निकालेंगे तो कॉस के लिए यही आएगा। ठीक है, कॉस के माइनस में प्लस आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और साइन अल्फा, तो यहां से ये आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि साइन के माइनस में
माइनस ही हमारे पास में देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार लेट्स चेक वी। तो ये इसको हमने यहाँ पे रखा बिल्कुल सही, इसको हमने यहाँ पे रखा बिल्कुल सही। ठीक है, माइनस माइनस था प्लस हो गया बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे 1 था 1 रखा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर कॉस बीटा यहाँ पर आया, मतलब साइन बीटा यहाँ पर आया और कॉस अल्फा यहाँ पे आया मल्टीप्लाई में, ऊपर में कॉस बीटा और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इधर हमने जो है इसको भी सही निकाला हुआ है। ठीक है, जो हमारा बी है ये है और ए हमारा ये है, उसी तरीके से इसको, यानी कि सब कैलकुलेशन हमारा सही है। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट बीटा माइनस अल्फा। क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा माइनस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये किसके बराबर है हमारे पास में, tan थीटा के। तो अब हम आपको एक चीज बताते हैं जिससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। tan थीटा के बराबर है, तो ये जो कॉट वाला टर्म है इसको अगर हम चाहें तो tan के टर्म में लिख सकते हैं। tan के टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तभी ना हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमको तो थीटा चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉट को 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा। तो थीटा हमारे पास में ये बड़ा वाला है, यानी कि बीटा माइनस अल्फा। तो इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले, सॉल्व कर ले तो और आसान हो जाएगा। 90 माइनस बीटा और प्लस का अल्फा। ठीक है, प्लस का अल्फा इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या है, tan है, यहाँ पर tan है, कंपैरिजन कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी π/2 माइनस बीटा प्लस का अल्फा, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। देखिए थोड़ा इन क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है, कैसा है कैसा नहीं है, उसी हिसाब से फिर ये सॉल्व होता है। ठीक, चलिए सर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि प्रेक्षण, प्रेक्षण से कुछ कुछ यहाँ पर x है, x प्लस 2 है और x प्लस 4 है, x प्लस 6 है। ठीक है, और x प्लस 8 है का माध्य, इन सभी का जो माध्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, m दिया गया है। इन सब का माध्य m दिया गया है। कह रहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का मान माध्य बताना है। क्या बताना है, प्रथम 3 प्रेक्षण, 3 प्रेक्षण का माध्य बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, देखिए ध्यान से ये भी समझ लीजिए। m, m-1, m-2 और m-3। ठीक है, तो देखिए ये 5 टोटल हमारे पास में प्रेक्षण दिए गए जिनका माध्य m बता रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर शुरू के 3 का निकाले तो कितना आएगा, शुरू के 3 का निकाले तो कितना आएगा, और चाहे तो हम इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दे, काम हो जाएगा, लेकिन ये m के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमको जो कहा है उसी हिसाब से काम करेंगे। ये सब का माध्य कितना है, m है, तो इन सब का हम माध्य कैसे निकालते हैं, देखिए x प्लस 2, मतलब सभी को जोड़ देंगे, है ना, प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और x प्लस 8, ये हमने पांचों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो पांचों को जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये माध्य निकल जाएगा, और ये माध्य किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, यही कहता है हमारा नियम। तो अगर इस 5 को हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 5m, और इन सबको अलग अलग कर लें अगर, तो ध्यान से देखिए x x x कितनी बार है, 5 बार है, तो ये आ जाएगा 5x। उसी तरीके से 2 4 6 6 6 12, और 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस पूरी इक्वेशन में आपको 5 यहाँ 20 दिख रहा है, अगर इसको 5 से पूरा डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4। तो m की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ जाती है, m की वैल्यू आ गई, क्या आ गई m की वैल्यू भाई,
ये आ गया हमारे पास में। तो m की वैल्यू तो ठीक है हमने निकाला, लेकिन यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू मिलेगी तभी इसको तीनों को निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा m-4। तो ये वाला जो हमारा है पहला x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा m-4 हो जाएगा। तो पहला टर्म हमारा कितना हो गया m-4 हो गया। दूसरा वाला m-4 प्लस 2, तो m-4 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, m तो रहेगा ही, अब -4 और 2 दोनों तो घट जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो आएगा 2। तो दूसरा टर्म ये हो गया। तीसरा वाला उसी तरीके से निकालेंगे तो -4 है प्लस 4 भी है, तो ये केवल यम आएगा, है ना। तो तीनों टर्म हमने निकाल दिए। अब 3 टर्म तो पूछा नहीं था, तीनों का प्रेक्षण का माध्य पूछा था, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे। पहला हमारे पास में ये है, दूसरा हमारे पास में m-2 है, तीसरा हमारे पास में केवल m है, और 3 है प्रेक्षण, तो 3 से भाग कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। 5 का दिया था उससे हमने ये x निकाला, x से निकाल करके तीनों माध्य निकाले, सॉरी तीनों प्रेक्षण निकाले। अब तीनों प्रेक्षणों का माध्य निकाल ले रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। दिखे यम 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 कितना हो जाएगा 3m, ठीक है, और ये दोनों जुड़ करके -6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3, इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये यम आएगा और ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था 2025 में पिछली बार। तो ऐसे क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, और समझना है और प्रैक्टिस करनी है तरह तरह के क्वेश्चंस की, ठीक। इतना तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि टीचर क्या बनाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि x प्लस लॉग यहाँ पास में क्या है, बेस 10 यहाँ पे रहना चाहिए, x लिख दिया गया है, और 1 प्लस 2 की पावर x, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा मिस टाइप है, और इधर है x log बेस 10 और ये 5, ठीक, और प्लस log बेस 10 और इधर 6, ठीक है। और तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू पूछ रहा है। कहां पर है x, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, तो इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये नंबर है, ये x है, और ये वाला टर्म भी x में ही है, तो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x, और ये वाला इधर आएगा तो -x log बेस 10 और इधर 5, ठीक। इक्वल में उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 6, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस log बेस 10 और 1 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें से x और x है, तो दोनों में x में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आएगा log बेस 10 और यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये log बेस 10 है, log बेस 10 है, और दोनों माइनस में है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log की, जो कि है डिवाइड। तो इसको log 10 करके इसको ऊपर रख सकते हैं, यानी कि 6, और यहाँ पर ये जो है 2 की पावर x, इसको आप नीचे रख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही करने का प्रयास कीजिए, तभी काम हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो एक log है, एक log कहाँ से आया, ये 1 जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, इसको लिख सकते हैं log 10 और यहाँ पर 10, है ना। जब बेस और नंबर सेम होता है तो यहाँ पर वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये x बाहर है, उसको अंदर मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10, है ना, बेस में, और पहले क्या है 10 है, और अपॉन में फिर
ये वाला यानी कि 5। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो कहने का मतलब है कि हम इसको 2 लिख सकते हैं सीधे सीधे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वही टर्म रहेगा, ठीक है, बार बार लिखने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो x है अब इसमें बाहर मल्टीप्लाई में है ना, बाहर मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई को अगर हम उस साइड भेजते हैं, मतलब लॉग में, लॉग के अंदर भेजते हैं, तो जो इधर रहता है ये इसके पावर में जाता है, या फिर आप ऐसे कहें जो पावर में रहता है वो बाहर आता है। तो जो बाहर है उसको पावर में भी तो लिख सकते हैं। तो इसको x को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सीधे यहाँ देखिए log 10 और log 10, ठीक है, ना इधर कोई नंबर है ना इधर कोई नंबर है, इधर एक नंबर ये है और इधर एक नंबर ये। तो log को अगर अब हम कंपैरिजन कर लें ध्यान से, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, यानी मतलब ये अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व कर ले, इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसका मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो इसका करेंगे 1 में तो इतना आ जाएगा, और इसका करेंगे इसमें तो सेम चीज है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और x है, यानी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, पावर भी सेम ही है, तो जुड़ तो जाएगा, तो x हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये सोचिए, ये कोई इक्वेशन ऐसा तो है नहीं कि सॉल्व किया जा सके, लेकिन आप दिमाग से सोच सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 6 है और ये है, तो LHS RHS बराबर आना चाहिए, हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं x की जगह, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 2 ही रहता है। और यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो ये 2 रहेगा, तो 2 और ये 2 दूनी 4, तो 4 2 कितना होता है 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ से x का मान ही पूछा था, तो x का मान क्या है, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए कि होमवर्क दे दिया जाए? होमवर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन को कि दे दिया जाए? चलिए करा देते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि cos q पाई बाई 8 और उसके बाद फिर से cos q 3 पाई बाई 8 प्लस sin q पाई बाई 8 sin q 3 पाई बाई 8 का मान आपसे पूछ रहा है। 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 बाई 4, 1 8 अंडर रूट 2 और 1 बाई 2। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए क्लास काफी लंबी हो गई, आज बहुत थकान टाइप से लग रहा है, लेकिन चलिए है ना, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है मेरा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे भाई? देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है ना कि सबको हम एक जैसा करेंगे तभी कुछ हमारा हो पाएगा। कहने का मतलब है कि ये है cos पावर 3 और पाई बाई 8। ठीक है, ये जो cos है इसको भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको भी हम चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ काम कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम इसको, ये जो टर्म है हमारा कॉस, आप ऐसे समझिए कि अगर जैसे cos 3 पाई बाई 8 लिखा है, ठीक है, 3 पाई बाई 8 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री माइनस पाई बाई 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, तो यही चीज फिर से निकल करके आई। कहने मतलब कि ये जो 3 पाई बाई 8 है इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, माइनस के टर्म में इतना लिख दिया, और कॉस की जगह कॉस ही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो वही चीज आएगी। देख लीजिए, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, यहाँ से भाग करेंगे 4 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 पाई माइनस पाई, तो वही चीज आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा लिखने से ये होगा
कि अब ये चीज जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8। क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 8। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब पाई बाई 8। क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब पाई बाई 8। उसके बाद प्लस कीजिए यहाँ पर साइन क्यूब पाई बाई 8। तो अब जैसे साइन लिखा था ना, तो उसी तरीके से साइन को कॉस में भी लिख सकते हैं। तो साइन कॉस क्यूब हो जाएगा और जो 3 पाई बाई 8 था वो अब पाई बाई 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने बताया। ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें कॉस है वही चीज, इसमें भी कॉस, इसमें साइन, इसमें साइन, मतलब ये जो है दोनों सेम चीज है। बस ये है कि इसमें साइन आगे लिखा है, इसमें कॉस आगे लिखा है, इसमें साइन आगे लिखा है। तो इस टोटल को हम दो गुना करके भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे हम लिख दें कि कॉस टू कॉस क्यूब, चलिए साइन से करके लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 साइन क्यूब पाई बाई 8 और कॉस क्यूब पाई बाई 8, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दोगुना कर दिया, दोगुना कर दीजिए चाहे दो बार जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो अगर हम इसके क्यूब को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो अब ये जो टर्म आप अंदर देख पा रहे हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा सर? ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 साइन 1/2 साइन 2a, है ना? मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है साइन a कॉस a इज इक्वल टू होता है 1/2 साइन 2a, है ना? तो साइन 2a अगर हम लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि इसको हम 2 इंटू पाई बाई 8 करके लिखेंगे, है ना? इसको ऐसा लिख सकते हैं। अरे यार फॉर्मूला से लिख रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा है? देखिए नोट पॉइंट में हम आपको बता भी दे रहे हैं। नोट पॉइंट में फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए बराबर में होता है 1/2 साइन 2a। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहां से हमने लिखा, ये हमारे पास में साइन ए था, कॉस ए था, तो 1/2 किया और ये हमारे पास में a है और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई क्यूब तो रहेगा ही, वो बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पाई बाई 8 था ये पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है, वैल्यू रख देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 और अगर इन दोनों का हम क्यूब कर दें तो ये जो 2 था ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यूब पाई बाई 8 हो जाएगा, है ना? सॉरी, पाई बाई 8 कहाँ, 8 तो कट गया, अब 4 बचा केवल। तो अब यहाँ से 2, इसको भी काट सकते हैं यहाँ से, यहाँ इसको काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसमें देखिए पाई बाई 4 की वैल्यू रखिए और उसका क्यूब कर दीजिए, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना? तो 1/√2 का क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब। तो इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और 1 बचेगा, कहने का मतलब 3 अंडर रूट होगा 2, तो 2 अंडर रूट तो 2 बना लेगा, 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ से आपका आएगा ये 4 दूनी 8 और ये वाला अंडर रूट 2। तो इतना हमारे पास में वैल्यू निकल करके आएगा, जो कि हमारा 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है? होमवर्क सब लोग कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था और मैं इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा था कि जब मैं पढ़ा रहा था तो क्या किया था कि यहाँ से कॉस हटा दीजिए, यहाँ मतलब क्यूब हटा दीजिए। पहले वाले में क्यूब है, दूसरे में नहीं है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। ठीक है, कॉस कॉस ही है, हाँ कॉस कॉस है, साइन साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यूब हटा दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद बताइएगा कि अब जो है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है
तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया था और आया कैसा था, यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज कर दिया था क्यूब, ठीक? तो इसको कीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ठीक होकर के, एनर्जेटिक होकर के और अच्छे से बात करेंगे और आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।